मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। आज फिर मैं एक नया प्रयोग करने जा रहा हूँ। इस तरह के वीडियोस वैसे आपने बहुत सारे देखे होंगे, बट ये मेरे लिए पहली बार है कि मैं किसी वैकेंसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ऐसा नए प्रयोग के तौर पे भी है और ऐसा इसलिए भी है कि अभी अभी हमने जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें हम काफ़ी समय तक इन्वॉल्व रहे थे। तो बहुत सारे बच्चे फ्लो में हैं, तो उनको एक और मौका मिलने जा रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 30 पोस्ट पे अकाउंटेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी निकाली है। ठीक है, तो उस वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये 8 मार्च को विज्ञापन निकला है। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और पीडीएफ आप चाहें तो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके भी मुझसे मंगवा सकते हैं। ठीक है, सारा इंग्लिश में है, इंग्लिश वैसे आप पढ़ सकते हैं, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। ये ऑल इंडिया बेसिस पे एग्जामिनेशन है। जनरली जो मैं राजस्थान में वीडियो बनाता हूँ तो राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये ऑल इंडिया लेवल पे है। तो सर राजस्थान में ही नहीं होता फिर? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। अपन बड़ी चीज़ के लिए बने हैं और बड़ी चीज़ को देने से अपने को पता लगता है कि अपन कहाँ स्टैंड करते हैं। तो केवल इसलिए कि ये ऑल इंडिया बेस्ड एग्जामिनेशन है हम नहीं देंगे, ये अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है, कॉमर्स की दुनिया के हो खास करके, जॉब लेनी है, बहुत ही अच्छी ऑफर है, बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, तगड़ी सैलरी मिलती है। सो ऑल इंडिया बेस पे कंपटीशन एग्ज़ाम है। ठीक है, क्या है? अकाउंट ऑफिसर, इसे अपन ए ग्रेड में कहेंगे। ठीक है, अकाउंट ऑफिसर के हैं 3 पद, अकाउंटेंट के हैं 7 पद और जूनियर अकाउंटेंट के 20 पद हैं। रिजर्वेशन लागू है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कम ऑप्शन है, जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ऑप्शन है, या वो 30 के 30 पदों पर फाइट करेंगे। इसमें से एक एक पद पीडब्ल्यू कहें कि जो फिजिकली वीकेंड होते हैं उनके लिए रखा गया है। अगर कोई कैंडिडेट आया तो एक एक पद दोनों में रखा गया है उसके लिए। ये PWBD का मतलब है पर्सन विद द बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़, जिनको कुछ खास तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं और 40% तक हैं या उससे ज़्यादा है तो उनको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, मैं कुछ अब नियम शर्तें आपको बताता जाता हूँ। आप इंटरेस्टेड हो, जॉब अगर लेनी है तो देखो करना चाहिए। मेरा सिंपल मानना है कि अगर आप एक जॉब लेना चाहते हैं तो जितने एग्ज़ाम लगाने पड़े लगाने चाहिए। अगर कोई बच्चा बैंक की तैयारी कर रहा हो, किसी एक पर्टिकुलर बैंक की तैयारी कर रहे हो, उसे हर बैंकिंग का एग्ज़ाम देना चाहिए। 800 हज़ार फीस लगे लगे, साल भर में हो सकता है 5-10 हज़ार रुपये लग जाएं, पर आप इतना लर्न कर लेंगे कि आप साल 2 साल के अंदर पा जाएंगे। तो जूनियर अकाउंटेंट यहाँ निकली है, किसी और स्टेट में निकले और अगर वो सेंट्रल लेवल की है तो आप बिल्कुल फाइट कीजिए, या जहाँ पे भी निकले आप तो थोड़ा सा, मैं अब डालता रहूँगा इस तरह की वीडियोस जिसमें मैं अलग अलग स्टेट्स में जो निकलेंगी, इवन अगर मेरा ध्यान चूक जाए तो अगर आप मुझे नोटिफिकेशन भेज दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। 10-15 मिनट में आपको पूरा पूरा मोटा मोटा जो बातें हैं वो समझ में आ जाएगी, आप खुद भी समझ सकते हैं, बट मैं कुछ और लोगों को भी बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये है कि पहली बात ये समझ लीजिए कि जो बंदे सेलेक्ट होंगे, ये जो 30 लोग सेलेक्ट होंगे, उनको रीजनल ऑफिसेस पे लोकेट किया जाएगा। और ये रीजनल ऑफिसेस हो सकते हैं अजमेर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़ यहाँ पे है, देहरादून, गुवाहाटी, नोएडा, पटना, पंचकुला, पुणे, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, रायबरेली, बढ़िया बढ़िया सिटीज़ हैं। इसमें से आपको किसी एक जगह पे पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पोस्ट होना चाहता हूँ वगैरह आपके कहने से नहीं चलेगा, आपकी मेरिट पे डिपेंड करेगा और उनकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और एक और बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई बच्चा ये भी कहता है सर 30 पोस्ट हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, हमारा नंबर कहाँ आएगा? मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया था ना, तो केवल 3 पोस्ट थे। और जो मन में आपके आ रहा है ना, मैं 3 बंदे थे। तो मैं मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था जो रेलवे में सेलेक्ट हुआ था, उसने एक छोटी सी बात कही और अब ये बात बहुत कॉमन हो चुकी है। पर फिर भी मैंने जब उसको कहा था कि यार 3 ही सीट है, कौन सा अपना नंबर आ जाएगा, अपन तो फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, उसने कहा उसकी ज़्यादा मत सोच, तेरे को कितनी सीट चाहिए? एक सीट चाहिए ना, जो 3 सेलेक्ट होंगे वो भी इसी धरती के हैं ना, तो तेरा भी सिलेक्शन हो सकता है, तो तेरे को फाइट करना चाहिए। हालांकि उसके बाद ये हुआ कि जब तक वो एग्ज़ाम हुआ, जब तक रिजल्ट आया, तब तक पदों की संख्या बढ़ा के 48 कर दी गई। मेरी रैंक 5th आई। आप ये भी कह सकते हो कि सर देखो ना 3 होते तो आपका नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता तो मुझे ये तो पता लग जाता कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। और बाद में 48 थी तो मेरी 5th रैंक काफ़ी अच्छी थी और मुझे ठीक सी जगह पे पोस्टिंग मिल गई।
हालांकि वो भी 100 किलोमीटर दूर था, बट मिल गई पोस्टिंग, कहने का मतलब ये है। तो इन पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार बाद में बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है, इन्होंने क्लियर कर दिया है। मैंने ये कुछ पार्ट हाईलाइट कर रखा है ताकि जो की कंडीशंस हैं वो तो आप तक कम्युनिकेट हो ही जाए, वरना तो ये देखो आप 38 पेज का है तो बहुत समय लग जाता। ठीक है, एप्लीकेशन से केवल ऑनलाइन लेंगे, आप मेल कर देंगे, बाय डाक पहुंचा देंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ही लेंगे। कब से शुरू हो गए? 12 मार्च से शुरू हो गए। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक 16 मार्च लग चुकी है। एक्चुअली मेरे को तो ध्यान ही नहीं था, किसी स्टूडेंट ने भेजा और कहा आप सर भर्ती के बारे में बताओ, देना चाहिए क्या। मैं तो कहता हूँ पूछते ही क्यों, मैं क्या मना करता तो उसको नहीं देना चाहिए? नहीं, ऐसे तो आप पूछा ही मत करो। कोई भर्ती है तो मुझको देनी है। अगर आपकी फीस देने के लिए जेब अलाउ करती है, और मैं तो कहूँ देखो जेब अलाउ करने की बात नहीं है, उधार लेके करो, ठीक है, और भी 2 3 तरीके हैं, लेकिन अपने को ज़रूरत है तो अपने को अटेम्प्ट देना ही चाहिए। नॉलेज खुलता है, पता चलता है, ठीक है, पता चलती है चीज़ें, देना चाहिए। तो 12 मार्च से एप्लीकेशन शुरू है और 11 अप्रैल तक यानी 1 महीने के लिए ओपन रखे गए हैं ऑप्शंस। आप अपना भर सकते हैं। 11 अप्रैल कट ऑफ डेट है हर तरह के पर्पस के लिए। एक पोस्ट और है असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स की। तो अगर किसी ने नेट कर रखा है या पीएचडी कर रखा है तो वो, और बीएड भी कर रखा है, बीएड एमएड कर रखा है, तो वो इस वाली को देख सकता है, ये एडिशनल है। ठीक है, इसके अलावा मेरा जो फोकस है वो तो ये अकाउंट ऑफिसर की 3 और अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की 7 और 20, टोटल 30 सीट्स पे मेरा फोकस है। ठीक है, ये कहा है कि अगर कैंडिडेट किसी रिजर्व कैटेगरी का, ओबीसी वगैरह का फ़ायदा लेना चाहता है, ओबीसी का मतलब इनमें यहाँ पे स्टेट ओबीसी का सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा, जो सेंटर के हिसाब से ओबीसी बनते हैं। अब कैसे बनते हैं देखो, मेरे को इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। सेंटर के हिसाब से ओबीसी कौन कहलाते हैं वो वाली बात चल रही है, लेकिन उसके लिए 11 अप्रैल कट ऑफ डेट है, यानी 11 अप्रैल तक आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जिस कैटेगरी में, अगर आप कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हो, अगर आप अनरिजर्व हो तो दिक्कत ही नहीं है, पर अगर कैटेगरी का बेनिफिट लेना है तो 11 अप्रैल के दिन तक। भाई मैं बाद में जैसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लूँगा, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लूँगा, तो बात का काम नहीं आएगा। अगर आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट लेना है तो आपके पास 11 अप्रैल के दिन से पहले, एप्लीकेशन से पहले, अप्लाई करने से पहले वो सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है उनके लिए 22-23 वर्ष का के आधार पर उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। इससे पहले का अगर है तो वो नहीं चलेगा, है ना, ये वाली बात है। अब असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के लिए बीएड नेट स्लैट वगैरह होना चाहिए, तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता, इसका आप पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि जो इस लेवल तक पढ़ाई की है तो वो इतनी लंबी चौड़ी पीडीएफ भी पढ़ी सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ मेन, अगर आप अकाउंट ऑफिसर होना चाहते हो तो अकाउंट ऑफिसर के लिए एक तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी बीए, बीकॉम, बीएससी। तो मैं कह रहा हूँ बीएससी नहीं, यानी ये जो बच्चे बीएससी वाले हैं वो भले आप वीडियो स्किप कर लीजिए, देखिए प्लीज़, अभी आपके लिए इस वैकेंसी नहीं है। क्योंकि क्योंकि उनमें जो बच्चे जिनके लिए वैकेंसी है उन्होंने कभी ना कभी इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज़, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनमें से कोई सा एक सब्जेक्ट या तो अपनी बैचलर डिग्री के दौरान या अपनी मास्टर डिग्री के दौरान, यानी या तो वो बीकॉम हो, और अगर वो बीए हो तो उनके पास बीए में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा हो, तो ही अकाउंट ऑफिसर की भर्ती उनके लिए मतलब की है। या तो वो ये हो, या उनकी मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन हो इसी वाली चीज़ों में, ये जो सारी चीज़ें बताई इनमें उनकी मास्टर डिग्री हो इन सब्जेक्ट्स में, या फिर वो पट्ठा पट्ठा पट्टी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, या तो फिर वो बंदी एमबीए हो, लेकिन एमबीए भी फाइनेंस में हो, क्योंकि एमबीए बहुत चीज़ों में होती है, एमबीए मार्केटिंग में, एचआर में, बहुत चीज़ों में होती है। तो एमबीए वो फिनेंस में हो, या वो एक सीए हो, या आईसीडब्ल्यूए हो, ये सब लोग इनमें से और लगा हुआ है, इन तीनों में से कोई सी भी एक डिग्री उसके पास हो। अब ये तो एसेंशियल है, यानी कोई बंदा बोले मेरी से ग्रेजुएशन पूरी नहीं है, अभी मैंने एग्ज़ाम दिया है, 11 अप्रैल तक तेरा रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, दैट्स इट। कि सर मैंने एग्ज़ाम दे दिए, मार्च में ही दिए, बस आ ही जाएगा, जब तक पेपर लगेगा तब तक आ जाएगा, नहीं। 11 अप्रैल के दिन रिजल्ट अनाउंस होकर तेरे पास रिजल्ट की कॉपी होनी चाहिए, तो भरना है। तो जो अपीयरिंग वाले हैं और जिनका 11 अप्रैल से पहले नतीजा नहीं आना है उनको नहीं भरना चाहिए, पैसे का वेस्ट है। अनुभव लेने के लिए करना चाहो, घूमी घूमी करने करके आना चाहो कि सर घूम के आएंगे, क्योंकि कुछ ही, पूरे इंडिया के कुछ ही सेलेक्टेड शहरों में ये भर्ती होगी, तो घूम के आ जाएंगे सर, तो कोई बात नहीं, कर दो, भले भर लो। अपने को जॉब लेनी नहीं है, तजुर्बा लेना है, घूमना है, तो भले कर लो। इसके अलावा डिज़ायरेबल तो ये है कि उसे अकाउंट्स कंपाइलेशन करना, बजट बनाना, इंटरनल ऑडिट, लेकिन ये सब डिज़ायरेबल है, नहीं भी होगा तो चल जाएगा, हो तो अच्छी बात है। इसमें मैक्सिमम एज रखी गई है 35 साल। कुछ
जो हैं SC ST OBC EWS, इनके लिए रिलैक्सेशन है, वुमेंस के लिए रिलैक्सेशन है। वरना 35 साल रखा गया है क्राइटेरिया, 35 साल 11 अप्रैल के दिन। जिसकी एज 35 साल नहीं है, 35 को क्रॉस कर गई है, तो वो नहीं भर सकता, अनरिजर्व कैटेगरी का बंदा। कैटेगरीज में रिलैक्सेशन दिया गया है, तो 35 साल की एज का क्राइटेरिया है, ठीक है। और इसके बाद मैं बताऊं आपको, इसके बाद ग्रेड सी में एक तो है अकाउंटेंट की पोस्ट और एक है जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट। अब अकाउंटेंट होने के लिए क्या चाहिए, इसके लिए आपको वही BA की डिग्री इन इकोनॉमिक्स या BCom की डिग्री चाहिए, सिंपल। एंड इसमें एंड लगा हुआ है, यानी ये प्लस के साथ है, ये और के साथ नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ उस बंदे की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, बाकायदा ये टाइपिंग स्पीड का एक स्किल टेस्ट लेंगे, उसमें आपकी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और अब यहाँ और है, यानी या तो आपको इंग्लिश टाइपिंग आती हो या हिंदी टाइपिंग आती हो। हिंदी टाइपिंग आती हो तो 30 शब्द प्रति मिनट, और अगर इंग्लिश टाइपिंग आती है तो 35 वर्ड्स पर मिनट। ये आपकी स्पीड होनी ही चाहिए, इन दोनों में से कोई सी भी होनी ही चाहिए, यानी ये या के साथ नहीं है कि वो हो या ये हो, टाइपिंग के साथ आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो अकाउंटेंट की जॉब के लिए ये है, और इसके लिए मैक्सिमम एज एप्लीकेंट की 30 साल से ज़्यादा नहीं है, तो इनको ज़्यादा पुराने लोग नहीं चाहिए। 30 साल फाइनल कट ऑफ है। 11 अप्रैल के दिन अगर आपकी एज 30 साल से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं करें, कोई मतलब नहीं है। हाँ, कुछ कैटेगरीज को रिलैक्सेशन है, 5 साल, 3 साल, 10 साल का, उस पर मैं अभी आपसे बात करूँगा। अब अगर आप देखिए जूनियर अकाउंटेंट के लिए तो क्या गजब है, आप केवल 12th पास होने चाहिए, केवल 12th पास। जनरली मेरा जो वीडियो सुन रहे हैं वो हैं मतलब बंदे BCom BA किए हुए हैं, लेकिन 12th वाले बंदे भी हो आप तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 27 साल तक जिसकी एज है अभी वो अप्लाई कर सकता है। उसके लिए क्या चाहिए, 12th बोर्ड में उसके पास अकाउंट्स रहा हो या बिजनेस स्टडीज़ रहा हो, इकोनॉमिक्स रहा हो, कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स नहीं है, यहाँ इकोनॉमिक्स नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, है इकोनॉमिक्स है। तो वापस वही वाली बात है, लेकिन ये 12th यानी 12वीं क्लास का पास आउट बच्चा भी ये वाला एग्ज़ाम दे सकता है। मैं तो कहूँ देना चाहिए, अगर किसी को छोटी ही उम्र में नौकरी लग जानी है तो देना चाहिए। 27 साल इसके लिए मैक्सिमम एज है। इसके बाद यहाँ से को साफ लिखा है, और इसको थोड़ा मैंने पिंक इंक में लिखा है, द कैंडिडेट शुड पजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन application submission. The candidate appearing in final year or whose result of final examination is awaited need not apply. जिसका रिजल्ट अभी आने वाला है, सर मैंने बोर्ड एग्जाम दिए हैं, मैंने कहा ना नहीं भरना है आपको फॉर्म, 11 अप्रैल तक रिजल्ट नहीं आना ना तो नहीं भरना है, ठीक है। और एज में अगर SC ST हैं तो अच्छा मिनिमम एज 18 साल है, जब आप फॉर्म भरें तो आपकी कम से कम आयु 11 अप्रैल के दिन 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम बता ही दिया है ना, 35 है, 30 है, 27 है। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC जो नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से हैं उन बच्चों को 3 साल का रिलैक्सेशन है। जो जो फिजिकली डिसेबल बंदे हैं उनमें वुमन अगर हैं तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है। OBC कैंडिडेट के लिए 13 साल का रिलैक्सेशन है, और SC ST कैटेगरी से फिजिकली वीकेंड हैं तो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के साथ तो 15 साल तक का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन को भी उनकी एज में से उनकी रियल एज में से उन्होंने जो एज ए मिलिट्री पर्सन उन्होंने सर्विस दी है उसे घटा दिया जाता है। तो अगर मान लो कोई 40 साल का बंदा है, उसने 10 साल मिलिट्री में सर्विस की है तो उसकी एज 30 साल मान ली जाती है, उसमें भी फिर 3 साल का रिलैक्सेशन और है, तो आप अंदर पढ़ लेना। वुमन है उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया है, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट तो कितनी भी उम्र के हो सकते हैं, ठीक है। और कैंडिडेट का जो एज है उसके लिए 10th का जो सर्टिफिकेट है उसको मान्य माना जाएगा। मुझे पता है आपको मेन 2 चीज़ें मुझसे जाननी है, एक तो सिलेबस जानना चाहते होंगे और एक कितना पैसा मिलेगा। देखो फीस कितनी सैलरी मिलेगी वो इसमें लिखा हुआ नहीं है, पर फिर भी काफ़ी तगड़ी सैलरी होती है अगर सेंटर की जॉब है तो, नो डाउट इन दैट। और सिलेबस भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा। अब उसके लिए लेकिन कभी भी पेड़ बने उसके लिए पहले बीज डालना पड़ता है, और आप एग्ज़ाम दें इसके लिए पहले एग्जामिनेशन फ़ीस देनी पड़ती है। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और ग्रुप A अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जा रहे हैं तो आपको 1500 रुपये फ़ीस देनी होगी। और अगर आप अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट के लिए जा रहे हैं तो आपको 800 रुपये फ़ीस देनी होगी फॉर ईच पोस्ट। अब ईच पोस्ट का मतलब ये है कि इसमें इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे फाइट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कि मैं अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट तीनों पे फाइट करूँगा, तीनों के अलग अलग फ़ीस भर दो, नो इशू,
नो इशू। अगर आप ग्रेजुएशन वाले हैं बंदे हैं तो आप जूनियर अकाउंटेंट का भी भर सकते हो, अकाउंटेंट का भी भर सकते हो, अकाउंट ऑफिसर का भी भर सकते हो। तो आपके लिए 30 पद हैं, एक तरह से 30 पद हैं, ठीक है। और फीस जमा करानी है, कहने की बात नहीं है, नहीं तो फिर आपके फॉर्म को स्ट्रेट अवे खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन वुमन रेगुलर CBSE एम्प्लॉयज़ नल, वाओ, तो लड़कियों को तो फीस भरने की ज़रूरत ही नहीं है। मज़ा आ गया, और क्या चाहिए। या जो CBSE एम्प्लॉई हैं उनको भी फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। और आपको फ़ीस ऑनलाइन ही भरनी है। ये जो तरीके होते हैं मनी ऑर्डर करना, पुराने ज़माने के तरीके, मनी ऑर्डर करना, DD बनवा के भेजना, पोस्ट ऑफिस से पोस्टल ऑर्डर बनवा देना, ये तरीके नहीं चलेंगे। कोई भी खर्चा वर्चा होगा तो वो आपका ही लगेगा। ऑनलाइन तरीके जो आप आजकल चलते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, UPI वगैरह, वो तरीके चल सकते हैं। इन्होंने साफ कहा है कि जब आपका पेमेंट प्रोसेस हो रहा हो तो बैक का बटन नहीं दबावें या रिफ्रेश का बटन नहीं दबाएं। पेमेंट डबल डबल करना पड़ सकता है। इन्होंने ऐसे ही जस्ट चिताया है, वो ई मित्र वाला कर लेगा। हम बात कर रहे हैं अकाउंट्स ऑफिसर। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए सिंपली 3 पद हैं, ठीक है। 3 पद के लिए यूँ समझ लो कि पहले राउंड में 30 लोगों का सिलेक्शन होगा, फिर 15 लोगों का सिलेक्शन होगा, और फिर फाइनली 3 लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो एक अलग बात है, वरना मोटे तौर पे पहले 30 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब 30 लोगों को कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा? इसके लिए एक MCQ बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा 2.5 घंटे का। उस 2.5 घंटे में क्या पूछेंगे? करंट अफेयर पूछेंगे, आपकी मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग देखेंगे, आपकी अर्थमेटिकल या मैथमेटिकल एक्यूरेसी देखेंगे, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर देखेंगे। ये सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर में होते ही हैं। अगर 2 पेपर में होता है तो फर्स्ट पेपर यही होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्वालिफाइंग नेचर का है। यानी ऑल इंडिया से फॉर्म आएंगे, सब लोग फाइट करेंगे। जो टॉप 30 बच्चे हैं जिनका इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर आएगा, 300 में से पेपर होगा, और जिनका सबसे ज़्यादा स्कोर आएगा उन 30 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा और वो अगले राउंड में जाएंगे। वो 30 बच्चे क्या करेंगे? वो 30 बच्चे रिटर्न एग्जामिनेशन देंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का है? रिटर्न एग्जामिनेशन 320 नंबर का है। मैं फिर बता दूं, पहले जो MCQ बेस्ड है उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, उससे केवल टॉप 30 क्रीम बच्चों का सिलेक्शन होगा। उसके बाद ये जो अब हो रहा है Tier 2, ये Tier 2 320 मार्क्स का पेपर है। 3 घंटे का ये पेपर है। इसमें 160 नंबर के अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे इसमें कॉमर्स के भी क्वेश्चन आएंगे, बिजनेस स्टडीज़ के कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स के आएंगे, अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, कॉस्टिंग, बजटिंग, यानी ये हमने UG और PG में जनरली पढ़ा होता है। अकाउंट ऑफिसर की जॉब है, बड़ी जॉब है, तो पूरा ही आप कहेंगे सर इतना आएगा क्या? बिल्कुल इतना आएगा। अभी 1 महीने तो फॉर्म भरने के लिए मिल रहा है, तैयारी के लिए 2-3 महीने मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप बैठे हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, करनी चाहिए। टैक्स है, ऑडिट है, इन्वेस्टमेंट है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड जनरल फाइनेंशियल रूल्स, ये सारा है। ये सारा है 160 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, यानी लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर जो था वो MCQ पैटर्न था, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वगैरह था, वो क्वालिफाइंग था MCQ बेस्ड। ये डिस्क्रिप्टिव है, लिखना पड़ेगा, सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चन। इसके बाद 80 नंबर का आपको करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो इंडिया में हो रहे हैं, इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, तो उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। पहले काफ़ी कुछ पूछ लिया, बचा कुचा यहाँ पूछ लिया। इसके अलावा पार्ट 3 के अंदर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटेग्रिटी, इन सब बात पे है। और लास्ट में एक ऐसे लिखवाया जाएगा आपसे, जो हिंदी या इंग्लिश जिस भी माध्यम के आप होंगे, या आप हिंदी मीडियम के होंगे या इंग्लिश मीडियम के होंगे, तो वो लिखा होगा। वेटेज दिया है 80 नंबर के। ये चीज़ें हैं आपका करंट अफेयर, और जो इंडिया में डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके ऊपर जो आपको लिखना है वो। 40 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखना है, और 40 नंबर का आपको एक ऐसे लिखना रहेगा। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि पहले राउंड में 30 लोग सेलेक्ट होंगे। अब इस रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद 15 लोगों का सिलेक्शन होगा, और इन 15 लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा, और ये इंटरव्यू 80 नंबर का होगा। और आपके जो राइटिंग वाले पेपर में मार्क्स आए और इंटरव्यू के अंदर मार्क्स आए, उसके बेसिस पे 3 टॉप स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, उन 3 भाग्यशाली विजेताओं का सिलेक्शन होगा, और फिर वो जीवन भर ऐश करेंगे। मैं आपको बता दूं, वो 3 भी इंसान होंगे, वो 3 भी स्टूडेंट होंगे, वो 3 इसी धरती के होंगे। प्लीज़ ध्यान दीजिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, किसी का भी नंबर आ सकता है, डोंट थिंक ऑन दैट मेरा नहीं आएगा। ऐसा लग सकता है जब इतनी भीड़ होगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसा ही सोच के बहुत सारे लोग आते नहीं हैं, और फिर बहुत उनका भी हो जाता है, जो अगर वो आ जाते तो नहीं होता। आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब। तो आपको
ट्राई तो करना चाहिए, एक बार तो ट्राई करना बनता है। कम से कम यही देख लो कि आप इंडिया के टॉप 30 में आते हो क्या, यही देखने के लिए देख लो कि सर वो 800,000 रुपये कौन खर्च करेगा, भाई तू ही करेगा, जॉब तेरी लगेगी, पैसे तू ही कमाएगा, लाइफ स्टैंडर्ड तेरा ही सुधरेगा, परिवार में नाम तेरा ही होगा, तो फीस भी तू ही भरेगा, समझ गया? ठीक है, चलो। और बहुत सारे लोगों तो फीस ले ही नहीं रहे यार बोर्ड वाले, और क्या चाहिए। अब बात करते हैं अकाउंटेंट की जो 7 पोस्ट हैं उनके लिए तो और आसान काम है। उनका 2 टियर में एग्जामिनेशन ही नहीं है, उनका तो एक ही सिंगल शॉट में एग्जामिनेशन है और बाद में टाइपिंग टेस्ट है। आपका सिंपली ये है कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, ठीक है, और ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर है 2.5 घंटे का, ठीक है, सिंपली 2.5 आवर का 2.5 घंटे का पेपर है। 150 क्वेश्चन आने हैं, 300 नंबर का है, और सही करने पे 2 अंक मिलते हैं और गलत करने पे 0.5 नंबर आपका काटा जाता है। सही करने पे आपके 2 अंक मिलते हैं आपको, ठीक है। क्या पूछेंगे सर? तो इसमें यहाँ इन्होंने कहा है कि 20 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज करंट अफेयर से रिलेटेड और स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, 20 नंबर आएंगे मैथ्स से रिलेटेड, 20 आएंगे हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड, और इसके बाद 90 नंबर का अकाउंट्स है। ये सारा आप पढ़ सकते हो, स्क्रीन पे है, पीडीएफ भी आप मुझसे मंगा सकते हो, मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाउनलोड आप कर सकते हो, ठीक है। मैं वेबसाइट का भी अभी आपको लिंक बता दूंगा, कहाँ से जाना कैसे जाना, लास्ट क्लास में बता दूंगा, तो वो भी देख लेना। तो कुल मिला के ये बड़ा आसान सीन है। मेन यहाँ पे है 90 क्वेश्चन, 180 नंबर का, 300 में से रिजल्ट आएगा। और इसमें लेकिन मिनिमम परसेंटेज लाने ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि ये यूं ही सेलेक्ट कर लेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 50% स्कोर करना कम से कम ज़रूरी है, ओबीसी कैटेगरी के हो तो 45%, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी बीडी से हो तो 40% मिनिमम लाने ज़रूरी हैं। ये होने पर ही आपका मेरिट के लिए चयन होगा, अगर इतने नहीं है तो आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये सिंपल सी बात रह गई है। और इसके बाद अगर हम बात करें 20 पद, जो 20 जूनियर अकाउंटेंट चुने जाने हैं, जिसके लिए 12th वाला भी बंदा अप्लाई कर सकता है, वो ये केवल 2 घंटे का पेपर है और इसके अंदर 240 में से स्कोर आएगा, और इसमें 60 क्वेश्चन अकाउंट्स की दुनिया से हैं रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश से रिलेटेड हैं, ठीक है। मतलब उसमें 12th वाला दे सकता है, इसके बाद उसके ऊपर वाले तो कितने ही लोग दे ही सकते हैं। और रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन है, जो आप अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए पढ़ते ही हो, तो कोई अनोखा नहीं आना है, बस आपको बस ये है कि आपका देखा हुआ क्वेश्चन या किया हुआ क्वेश्चन आ जाए तो आपका काम बन जाएगा। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, चिंता की बात नहीं है, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, तो बायोलिंगुअल पेपर का लैंग्वेज रहेगा, तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से पेपर दे सकते हो, ठीक है जी। और इसमें मैंने कट ऑफ मार्क्स बता ही दिए, ये कट ऑफ मार्क्स रहने वाले हैं जो आपको स्कोर करने होंगे, तभी आप कंसिडर किए जाओगे। कुछ बातें और बाकी रह गई है, एक आपका स्किल टेस्ट होना है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के लिए मैं अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ, अगर आपके 50%, 45% और 40% कैटेगरी वाइज आ जाते हैं, और ठीक है, और आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं मेरिट के हिसाब से, तो आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा, जहाँ पे इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट चेक किया जाएगा कि आपका वो टाइपिंग आपके अंदर है एबिलिटी या नहीं है। अम, ये कह रहे हैं अकाउंटेंट का जो पेपर होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर रहेगा, और अगर जूनियर अकाउंटेंट का है तो वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का पेपर रहेगा, तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस यानी लो लेवल का रहने वाला है। सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन ये यहाँ पे होंगे, सिलेक्टेड सिटीज़ हैं, वहाँ आपका एग्जामिनेशन होगा और आप अपने चॉइसेस भर सकेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी ये आपको मनचाहा मिल जाएगा, किसी वजह से अगर दिक्कत हुई तो आपको सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस वाले में से शहर में जाके देना पड़ेगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, सही करने पे 2 नंबर मिलेंगे, अटैम्प्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, और गलत अटैम्प्ट करोगे तो माइनस मार्किंग भी है, और 1/4 माइनस मार्किंग है, और 0.5 कटेगा अगर आपने गलत किया है, तो किसी भी दशा में ये कह रहे हैं कि आपका रिवोल्यूशन नहीं होगा एमसीक्यू क्वेश्चंस का, ठीक है। और ये बात हो ही गई है अपनी, और ठीक है, ये सारी बातें अपन देख लेंगे, क्योंकि ये तो जब एग्ज़ाम लगेगा तो इंस्ट्रक्शंस तब भी आएंगे, तो अपन वहाँ देख लेंगे। थोड़ा सा बच्चे बाहर गेम खेल रहे हैं तो काफ़ी शोर आ रहा है, सो लेकिन मैं वीडियो कंप्लीट कर देना चाहता हूँ। आप एग्ज़ाम हॉल में जो रफ वर्क करेंगे वो रफ वर्क भी उनको जमा करा के जाएंगे, यहाँ तक की सख्ताई है। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर जैसे आंसर आपने लिखे हैं आपके पड़ोसी के भी आंसर बिल्कुल वैसे वैसे हैं तो गड़बड़ हो सकती है, मतलब अगर उनको लगा कि समूह में नकल हुई है या आसपास के सबके आंसर एक जैसा पैटर्न आ रहा है तो वो दिक्कत हो सकती है आपको। पेपर मैंने बता ही दिया, बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगा। बहुत अच्छी बात यह है कि पेपर होने के तुरंत बाद जो आपकी ओएमआर शीट है वो अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट के ऊपर,
और जो आंसर की है वो भी अपलोड कर दी जाएगी। तो आप समझ जाएंगे कि अपना कितना स्कोर बन सकता है, वो आप हाथों हाथ समझ जाएंगे। आपकी कॉपी और जो आंसर की है वो दोनों की दोनों अपलोड कर दी जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं। अम, ठीक है, 11 अप्रैल लास्ट डेट है सर्टिफिकेट जुटाने की और फॉर्म भरने की। तो वो आप देख लीजिएगा। एक कैंडिडेट चाहे तो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और कोई ख़ास बात नहीं है। ये एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस पे आपको कोई भी बात हो जो नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। और सीबीएसई की वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको वो वेबसाइट अब दिखा देता हूँ, ठीक है। तो लास्ट बस बात ख़त्म करते हैं। होप आप जाएंगे, एग्ज़ाम भरेंगे। मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलो, सारे नियम शर्त वैकेंसी वगैरह देखने के लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है और ये cbse.nic पे चले जाइएगा, या ये पूरा वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है। तो cbse.nic पे जाएंगे तो यहाँ पे पहुँचा देगा। यहाँ पे ये सीबीएसई की जो मेन वेबसाइट है जिसपे लिखा है मुख्य वेबसाइट, इस पर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का कोई डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ना मुख्य वेबसाइट, वहाँ चले जाइएगा। ये मुख्य वेबसाइट पे आप गए, मुख्य वेबसाइट पे गए तो यहाँ पे आपको ये बहुत सारे लेटेस्ट दिखाएगा। लेटेस्ट में 3rd नंबर पे अभी दिखाई दे रहा है, हो सकता है नंबर ऊपर नीचे हो जाए जब आप ये वीडियो देखें या खुद करें। तो वहाँ लिखा है वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट, यहाँ पे लिखा है डिटेल्ड नोटिफिकेशन, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद ये आपके सामने खुल जाएगा, जिसको मैंने अभी अंडरलाइन वगैरह कर रखा था, की हाईलाइट्स। लेकिन हो सकता है कोई पॉइंट मुझसे रह जाए तो आप खुद से देख लीजिएगा। सो ठीक है, होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। खुद अगर एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो कॉमर्स के अपने किसी साथी के साथ, या जिसके पास आर्ट्स हो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ, उसके साथ शेयर कर सकते हैं। कोई 12th का होशियार बच्चा हो तो उसको जूनियर अकाउंटेंट के लिए आप कह सकते हैं। नंबर आ जाता है सर, इसी धरती पे रह रहे इंसानों का नंबर आता है, आपका भी आ सकता है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।